नमस्कार बच्चों, यह अंधा युग नाटक का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में इस नाटक से जुड़ी हुई कई बेहद दिलचस्प जानकारियां आपको मिलेगी। आप चाहे तो परीक्षा के नजरिए से इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। जब इस नाटक को पढ़ा ही रहा हूं तो सोचा कि इससे जुड़ी हुई खास और बेहद दिलचस्प बातें आप तक अवश्य पहुंचा दूं। अगर आपको साहित्य में कोई रुचि नहीं है, जानने में कोई रुचि नहीं है और केवल परीक्षा के उद्देश्य से आप इस नाटक को पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप करके अगले वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में भारती जी की दूसरी पत्नी पुष्पा भारती जी के इस नाटक पर जो विचार हैं उसको आप जानेंगे। आप जानेंगे कि एक चर्च के पादरी ने कैसे धर्मवीर भारती जी को प्रेरित किया। आप जानेंगे इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरे नाटक को जब मंच पर देखा तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। आप इस नाटक के उन पहलुओं को जानेंगे जो संभवतः आप अपने स्कूलों या ट्यूशन में या अन्यत्र आपने नहीं सुना होगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाटक की पृष्ठभूमि पर बात किया था, नाटक के पात्रों का परिचय भी प्राप्त किया था, नाटककार धर्मवीर भारती जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जाना था। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इस नाटक का जो पहला भाग है, स्थापना, उसे पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसके पात्रों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर चर्चा करूंगा। आप यह जान लें कि इस पूरे नाटक को पढ़ने और समझने के बाद, अंत तक पढ़ लेने के बाद, इसके पात्रों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा करूंगा और इस नाटक के उद्देश्य पर भी बात होगी। परंतु पूरे नाटक को पढ़ने के बाद इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि तीसरे छमाही में, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का केवल 1 मार्क्स का जो है प्रश्न वह आएगा। 1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 अंक के प्रश्न में आपसे न तो नाटक का उद्देश्य पूछा जाएगा और न ही पात्रों पर विस्तार पूर्वक कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह तो है पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि पहले आप पूरे नाटक की कथा को प्रारंभ से अंत तक जब सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद नाटक के उद्देश्य और पात्रों पर विस्तार से जो चर्चा होगी वह आपको नाटक की गहराई तक ले जाएगी। तब आपको नाटक की गहरी समझ होगी। चौथे छमाही में, 4th सेमेस्टर में विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों का उत्तर लिखने में आपके लिए यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो आइए बच्चों, अब हम इस नाटक का पहला भाग, ध्यान रखिएगा पहला अंक नहीं बल्कि पहला भाग जिसका शीर्षक है स्थापना, इसको अगले वीडियो में हम पढ़ें। उससे पहले धर्मवीर भारती जी ने नाटक को प्रारंभ करने से पहले चंद शब्दों में अपने कुछ विचारों को रखा है, उसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसी चंद शब्दों की चर्चा में आप इस नाटक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को जान सकेंगे। आपको कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। आशा है आपको यह अतिरिक्त जानकारी अच्छी लगेंगी, दिलचस्प लगेंगी। आप जितना रुचि के साथ इस नाटक को पढ़ेंगे या सुनेंगे, आप इस नाटक को उतना ही दिलचस्प पाएंगे। भारती जी के शब्दों को पढ़ रहा हूं। कोई बात समझ में ना भी आए तो धैर्यपूर्वक पूरा सुन लीजिए, चर्चा आगे होगी। भारती जी लिखते हैं, अंधा युग कदापि न लिखा जाता। यदि उसका लिखना न लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोरकर, बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि इसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है।
उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों ना निडर धंसूं, इनमें धंस कर भी मैं मर नहीं सकता। हम न मरे मरिहें संसारा, पर नहीं, संसार भी क्यों मरे। मैंने जब वेदना सबकी भोगी है, तो जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न न भिन्न। यह तो व्यापक सत्य है। जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। ये धर्मवीर भारती जी के विचार हैं, जिन्हें कम से कम और सार्थक शब्दों में उन्होंने नाटक को प्रारंभ करने से पहले लिखा है। भारती जी के इन शब्दों को पढ़कर या सुनकर क्या समझा आपने? भारती जी उस पीड़ा की बात कर रहे हैं जो संसार में कोई भूल नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता है, फिर भी उसका जो दुष्परिणाम होता है उसे भुगतना पड़ता है। और इसीलिए उस दुष्परिणाम से जो सीख मिलती है, जो संदेश मिलते हैं, जो शिक्षा मिलती है, उस पर भी उनका मानना है कि सबका हक होना चाहिए, सबको वह शिक्षा, वह सीख सबको मिलनी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए। वो जो लेसन है, वो जो सबक है। युद्ध में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो युद्ध के दुष्परिणाम को भुगतते हैं, हालांकि उनका उस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। और भारती जी के ये जो चंद शब्द हैं, इन पर अगर चर्चा की जाए तो बेहद लंबी चर्चा होगी। आप बस यह समझ लीजिए कि महाभारत जैसे महाकाव्य, महाभारत जैसे ग्रंथ की पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस नाटक के केवल लिखे जाने की कल्पना से ही भारती जी नहीं हिचक रहे थे, बल्कि उन्होंने इस नाटक को पहले गांधारी का शाप तक ही लिखा था। जी हां बच्चों, भारती जी ने इस नाटक को पहले गांधारी का शाप तक ही लिखा था, जो इस नाटक का चौथा अंक है। इसके आगे लिखने के लिए, इसे समापन तक ले जाने के लिए उन्हें उनके एक पादरी मित्र ने, चर्च के पादरी जो उनके मित्र थे, उन्होंने ही प्रेरित किया था। महाभारत जैसे महाकाव्य को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखना कोई सरल काम नहीं था। और भारती जी के लिखने से पहले का डर या हिचक, जिसका जिक्र उन्होंने अपने नाटक के प्रारंभ में किया है, नाटक को पूरा लिख देने के बाद तक वह डर, वह हिचक बना रहा। डर इस बात का, हिचक इस बात की कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। महाभारत जैसे महाकाव्य की पृष्ठभूमि पर लिखना और उस प्राचीन ग्रंथ को, पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़ना, पौराणिक पात्रों को आधुनिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना कोई हंसी खेल नहीं था। इसीलिए नाटक के पूरा लिखे जाने के बाद, जैसा कि धर्मवीर भारती जी की दूसरी पत्नी पुष्पा भारती जी एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब इस नाटक को ऑल इंडिया रेडियो में प्रसारित करने की अनुमति मांगी गई, तब भारती जी बेहद घबरा गए थे। अनुमति तो दे दी, परंतु घबरा रहे थे कि पता नहीं लोगों को यह नाटक कैसा लगेगा और लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। धीरे धीरे यह नाटक इतना प्रचलित हुआ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी जी ने प्रयास किया, और उनके प्रयास और इच्छा के फलस्वरूप ही दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खुले आसमान के नीचे इसका मंचन किया गया था। सन 1963 की बात है यह। इसे देखने के लिए देश के प्रथम और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी आमंत्रित किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू जी ने वक्त की कमी, समय की कमी होने के कारण पहले ही यह आग्रह किया था कि वे मात्र 20 मिनट ही इस नाटक को देख पाएंगे। इसके लिए उन्होंने पहले ही सफाई दे दी थी, परंतु जब नाटक को देखना प्रारंभ किया तो अंत तक देखते रह गए। नाटक को देखने के बाद उन्होंने जानना चाहा कि कौन है धर्मवीर भारती जी, कौन है भारत में इतने बड़े नाटककार। उन्होंने भारती जी को बहुत बधाई दी, साथ ही अलकाजी जी का भी आभार प्रकट किया। दुनिया की कई भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद
और अलग अलग कई शैलियों में इसका मंचन, मंच पर प्रस्तुतिकरण यह बताने के लिए काफी है कि यह नाटक लोगों के लिए महाभारत से अधिक नहीं तो महाभारत से कम प्रिय भी नहीं है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग इसके पहले भाग, आप ध्यान रखेंगे कि पहला अंक नहीं, पहला भाग जिसका शीर्षक है स्थापना, उसे पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।